ठीक है। मैंने शुरू भी कर दिया। कार्बोकैटायन के बारे में पढ़ा रहे थे ना। तो कार्बोकैटायन में क्या होता है कि अगर W को यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो जैसे पॉजिटिव चार्ज आता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। ठीक है। अब यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितना है, 3, और लोन पेयर एक भी नहीं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा यहाँ पे, sp2। और sp2 में किस तरह का स्ट्रक्चर आता है, ट्रायंगुलर प्लेनर, है ना। एक्स वाई ऐसे होगा, जेड यहाँ पे होगा, और ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, सारे एंगल 120 के होंगे। हालांकि 120 का सारा दिख नहीं रहा है, पर होंगे सारे 120 के ही। ठीक है। और इसमें से एक p ऑर्बिटल इसका खाली रहता है, इसको अपन बोलते हैं वैकेंट अनहाइब्रिडाइज्ड ये बनता है। ठीक है। फोटो बनाओ और लिखो। क्या मीठा है? खा लो खा लो। आज फास्ट है मेरा। आज, हाँ तो कल तो मिठाई खाऊंगा मैं, पर आज फास्ट। हाँ तो कल पूजा करनी है मुझे, तो आज शुद्धिकरण कर रहे हैं शरीर का। हाँ। कल दवाई, दवाई नहीं, एक दवाई चल रही है अभी बस, बाकी तो सारी बंद है। पता नहीं। लिख लिए, लिखो। कार्बोकेटायंस आर कार्बोकेटायंस आर, लिख ले। क्या बोली, गाली दी है मेरे बारे में? और ये डिस्कशन तुझे अभी क्लास में ही करना था। लिखो, कार्बोकेटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज। Positively charged electron deficient species having 6 electron in the carbon atom, in the carbon atom। उसके नीचे लिखो, it is sp
टू हाइब्रिडाइज्ड ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर। ट्रायंगुलर प्लेनर होता है कि ट्राइगोनल प्लेनर होता है? दोनों एक ही है भाई। ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर विद बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, with bond angle 120 degree. It has one unhybridized p orbital. It has one unhybridized vacant p orbital. कितने p ऑर्बिटल होते हैं? 3। हाइब्रिडाइजेशन इसका कितना है कार्बन का? sp2। तो कितने p ऑर्बिटल यूज हुए होंगे हाइब्रिडाइजेशन में? 2। तो एक p ऑर्बिटल क्या हुआ होगा? बच गया होगा। वही खाली बचा है, अनहाइब्रिडाइज पड़ा हुआ। ठीक है। और परपेंडिकुलर है। ये जो स्टेटमेंट्स लिखवाया है ना, इन स्टेटमेंट के हर एक लाइन से क्वेश्चन आया हुआ, नीट में आया हुआ है, आते रहते। खाली इतने ही स्टेटमेंट्स। ठीक है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है, सर्सन रीजन टाइप का क्वेश्चन आता है, ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन आता है, आता रहता है। ठीक है। लिखो, रूल्स ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। रूल्स ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे कुछ रूल लिखवा रहे हैं, है ना। टोटल 5 रूल हैं जिनसे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी निकाली जाती है। और हर एक रूल एक प्रायोरिटी बेसिस पे लिखवा रखा है। मतलब पहला रूल पहले देखेंगे, दूसरा रूल उसके बाद, और 2 रूल में कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो किसकी बात मानी जाएगी? जो पहले लिखवा रहा है। ठीक है, हमेशा से यही रहा है। तो रूल्स ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में पहला लिखेंगे एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी। उसमें लिखो, एरोमेटिक carbocations are most stable. Aromatic carbocations are most stable and anti-aromatic carbocations are least stable. तो अगर कहीं कार्बोकेटायन में एरोमेटिक दिख गया तुम्हें तो उसको सबसे ज़्यादा स्टेबल कर देना, और अगर कोई एंटी एरोमेटिक दिख गया तो उसको सबसे कम स्टेबल कर देना। ठीक है। उसके बाद बाकी सबका देखा जाएगा। ठीक। दूसरा लिखो, दूसरा रूल रेजोनेंस। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी में सबसे पहले क्या चीज़ देखी जाती है? एरोमेटिसिटी। ठीक है, पढ़ाया वैसे सबसे लास्ट में है लेकिन देखते सबसे पहले वही। ठीक। दूसरा लिखो, रेजोनेंस। अब रेजोनेंस में 3 रूल हैं, और तीनों रूल को भी मैंने एक प्रायोरिटी ऑर्डर में ही अरेंज किया है, उसी तरह से उसको भी देखेंगे। ठीक है। पहला लिखो उसमें दूसरे रूल का ए रूल, सेकंड का ए रूल। ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लिखेंगे EDG, है ना। अ, यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से मेरा क्या मतलब है? प्लस आई कि माइनस आई? प्लस आर वाला। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिखोगे प्लस आर। इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। दूसरा लिखो, बी रूल, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंक्रीज, stability of carbocation increase with
number of resonating structure with number of resonating structure. नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। ये सेकंड नंबर पे। ठीक। और सी रूल है इसी का, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और क्योंकि ये रेजोनेंस का पार्ट है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग से मेरा क्या मतलब है, -R। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लिखो -R ब्रैकेट में, डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। लिखा। अब तीसरा रूल लिखो, सेकंड का सी नहीं, थर्ड रूल। तो सेकंड वाले में तीन रूल लिखवाए हैं ABC करके, और इसके बाद थर्ड रूल लिखें। लिखो हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन लिखो। लिखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंक्रीज विद नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। और ये लाइन भी पहली बार नहीं लिखवा रहा। ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेगा तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़े। बट ये सब कुछ एरोमेटिसिटी और रेजोनेंस देखने के बाद, ये नहीं कि पहले ही अल्फा हाइड्रोजन देख लेंगे। ठीक है। अरे नहीं लिख पाए क्या, फिर से बोल रहा हूँ। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंक्रीज विद नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेगा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। एंड फोर्थ रूल है इंडक्टिव इफेक्ट। उसमें लिखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज द स्टेबिलिटी, एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप increase the stability of कार्बोकेटाइन। और यहाँ विड्रॉइंग ग्रुप से क्या मतलब है मेरा, -I वाला, और डोनेटिंग का मतलब +I वाला। ठीक है। तो ये कुछ रूल हैं, इनको फॉलो करके हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बताएं। ठीक। एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन लिखें। ठीक है। लिखो राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकेटाइन। राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकेटाइन। सिर्फ एक क्वेश्चन देंगे, एक पार्ट। ठीक है। अरे ये 8वां नंबर आया नहीं क्या।
बस ठीक। 15। इन सभी का एक डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। क्वेश्चन बड़ा हो सकता है, बिल्कुल नीट में नहीं आएगा इतना बड़ा क्वेश्चन, पर इसके कुछ पार्ट, इसमें से रैंडमली 4 कार्बोकेटायन उठा के नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा, एक बार नहीं, इसी में से कई बार क्वेश्चन पूछा, और इसी टाइप के ढेर सारे क्वेश्चन। तो कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। अगर कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आता है तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको कर लोगे बहुत आराम से, और अगर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो इसको भी कर लोगे। ठीक है, वन बाय वन सबको फॉलो करो, ऑटोमेटिकली ऑर्डर लिखा जाएगा। पहले क्वेश्चन तो छाप लो, इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन कराएंगे बस, यही एक क्वेश्चन। तुम्हारे पास समय है 5 मिनट का इसको करने के लिए। नहीं नहीं, क्वेश्चन छापने का नहीं, छापने का और करने का, टोटल 5 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे।
कितने लोग कुछ ना कुछ ऑर्डर लिख लिया? ऊपर का हो गया, सबका एक साथ लिखना था तो ऊपर का अलग और नीचे का अलग लिख रहा है। कोई कार्बोकेटाइन सेम तो नहीं हो रहा? ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं। मैं करता हूँ इसको। और या तुम करोगे? तुम ट्राई करना चाहते हो या मैं कर दूँ तुम्हारे लिए? कुछ नहीं बोलते अबे, कुछ तो बोलो, किसी किसी भी चीज में तो हाथ उठाओ। कितने लोग चाहते हो कि मैं सॉल्व कर दूं? और कितने लोग चाहते हो कि नहीं, मैं वो खुद करना चाहते हैं, मैं उसके बाद करूं? ठीक है, करो फिर। ज़्यादातर लोग इसी में हैं कि वो खुद से करना चाहते हैं। खुद से एक ऑर्डर लिख लो, बाद में मैं बताऊंगा कि क्या है। थोड़ा टाइम लगेगा, मैं जानता हूँ। एक साथ इतने सारे डेटा एनालाइज करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है तुम्हारे लिए। एज सच कोई बहुत मुश्किल नहीं है। जानबूझ के बहुत आसान क्वेश्चन दिया, क्योंकि कार्बोकेटाइन ज़्यादा था। अभी मैंने इसमें क्लोरीन वाला नहीं दिया है, और भी बहुत सारी चीज़ें नहीं दी हैं।
कितने लोग कुछ ना कुछ ऑर्डर लिख लिए? चलो देखते हैं। सबसे पहला रूल क्या देखते हैं हम लोग? एरोमेटिसिटी। इतने सारे कार्बोकेटायन हैं, तुम्हें क्या कोई कंपाउंड, क्या कोई कार्बोकेटायन है जो एरोमेटिक लग रहा हो? कौन बे? फर्स्ट वाला एरोमेटिक है, फिर थर्ड वाला और फोर्थ वाला भी एरोमेटिक है, यही है ना? तो इसका मतलब फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ की स्टेबिलिटी बाकी सबसे तो ज्यादा हो, है ना बे? इतना तो लिख ही सकते थे। क्या कोई एंटी एरोमेटिक दिख रहा है? तो सेकंड की स्टेबिलिटी क्या होगी सबसे? सेकंड को एकदम लास्ट में फेंक दो। यही रूल लिखवा है। अब फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में स्टेबिलिटी नहीं बताया जा सकती पहले वाले रूल से, तो अब क्या करोगे? रेजोनेंस का रूल पढ़ो। तो रेजोनेंस में क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है? स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो यहाँ कहीं प्रेजेंट नहीं है, फोर्थ वाले में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है? एक चीज़ का ख्याल रखना हमेशा, कार्बोटाइन की स्टेबिलिटी में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की स्टेबिलिटी को नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ऊपर लिखवाया है, ठीक है? और विड्रॉइंग ग्रुप वाले को नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से नीचे लिखवाया। समझ में आ रही है बात? और ये ऐसे ही नहीं लिखवाया है, उसका एक प्रॉपर रीजन होता है, वो रीजन नहीं लिखवाया है। तो फर्स्ट में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं? 3। और थर्ड और फोर्थ में 7। तो ऑब्वियस सी बात है, थर्ड फोर्थ की स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी किससे? फर्स्ट। इतना तो लिख ही सकते थे। अब थर्ड और फोर्थ में किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी? थर्ड की, क्योंकि फोर्थ वाले में क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, है ना? इतना लिख सकते थे। इसके बाद क्या देखते हैं? रेजोनेंस। अब रेजोनेंस में देखते हैं क्या कहीं पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है रेजोनेंस की वजह से जो स्टेबलाइज कर रहा? सेवेंथ वाले में, है ना? तो सेवेंथ की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी सबसे ज़्यादा, ठीक है? और नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के हिसाब से भी देखो तो सेवेंथ वाले में नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा है ना बे? 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं सेवेंथ वाले में, बाकी सब में 5-5 हैं। फिफ्थ वाले में भी 5 है, सेवन्थ वाले में सॉरी, हाँ, सिक्स वाले में भी 5 है, एट्थ वाले में 5 है, ठीक है? तो फिफ्थ, सिक्स्थ और एट, इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी 9 और 10 से। ये देख रहा है? 9 और 10 में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? 2। 2 है ना? और 12, 13, 14, 15, इनमें एक भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं। इन सबको सेकंड से पहले रखेंगे। सेकंड को एकदम लास्ट में क्यों भेजा बे? इसमें तो रेजोनेंस हो रहा था। पहला रूल एंटी एरोमेटिसिटी होगा, कहीं देखेंगे नहीं, सीधा एकदम लास्ट। कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, विड्रॉइंग, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ नहीं, एकदम लास्ट में फेंके। ये तो लिख ही सकते थे इतना। बेंजीन में अगर वो पॉजिटिव चार्ज नहीं रहता तो पॉजिटिव चार्ज के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हो ना बेंजाइल कार्बोकेटायन के, उसमें पॉजिटिव चार्ज हर जगह नहीं जाता। जा रहा है? हाँ, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन कहाँ है? और 6 इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं वो खाली रिंग पे नहीं घूम रहे, रिंग से बाहर भी जा रहे हैं। 6 इलेक्ट्रॉन रिंग से घूम रहे हैं, रिंग पे घूम रहे हैं या रिंग से बाहर जा रहे हैं? थोड़ा सा रिंग से बाहर जा रहे हैं। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग एरोमेटिक नहीं बोलते हैं, हम लेस एरोमेटिक बोलते हैं, है ना? वहाँ पर जो स्टेबिलिटी है वो उतनी ज़्यादा नहीं रहती। इसको हम लोग एक टर्म आता है, टर्म का नाम एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा, शेपियो एरोमेटिक बोलते हैं, है ना? वो टर्म नई सिलेबस में है, चिंता नहीं करें। शेपियो एरोमेटिक बोलते हैं इसमें, क्योंकि इस वाले में ना जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो हर एक कार्बोकेटायन एरोमेटिक नहीं, इसमें जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है सब एरोमेटिक, उसमें खाली यही पहला वाला एरोमेटिक, खाली जब पॉजिटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन नहीं हो रहा तब तक एरोमेटिक है, जैसे ही डिलोकलाइजेशन हो रहा है एरोमेटिसिटी बंद हो जा रही है, तो उसको हम लेस एरोमेटिक की कैटेगरी में रखते हैं।
लेस एरोमेटिक। हाँ हाँ, बिल्कुल। हाँ, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रेडियंट नहीं था, तो इसलिए वहाँ पे शिफ्टिंग नहीं हुई। पर यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रेडियंट है, मॉलिक्यूल चाहे ना चाहे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी ही होगी। रूल्स ऑफ रेजोनेंस में ऊपर लिखवा है, याद है? तो क्योंकि यहाँ ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो इलेक्ट्रॉन बेंजीन का बाहर की तरफ शिफ्ट होगा। अब यहीं पे सोचना है थोड़ा सा, अगर वो शिफ्ट नहीं होता, मान लो CH2+ की जगह पे CH3 रहता, तो फिर वो ऊपर जाता कि नहीं जाता? तो अपने में घूमता, कितने इलेक्ट्रॉन घूमते? 6। पूरा घूमते थोड़ा सा, क्या बन जाता? एरोमेटिक। इसीलिए टॉल्यूइन जो है एरोमेटिक होता है। लेकिन जैसे ही CH2+ लगा, तो अब इलेक्ट्रॉन, जो 6 इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे रिंग से, वो बाहर चले गए थोड़े से। तो अब जो 6 इलेक्ट्रॉन घूमने पर ना एरोमेटिसिटी आती है, 6 से कम इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो एरोमेटिसिटी आएगी नहीं आएगी? तो ये काइंड ऑफ नॉन एरोमेटिक है, इसको हम लेस एरोमेटिक कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, और इसकी स्टेबिलिटी एरोमेटिक से कम होती है। ठीक, ये समझ में आया? चलो, 5, 6, 8 में स्टेबिलिटी देखते हैं। 11 कहाँ है? अरे 11 भी था ना यहीं पे, 11 भी यहीं बनाओ भाई, कहाँ गया? 11 भी यहीं रहेगा। ठीक है, 5, 6, 8 के अंदर स्टेबिलिटी पहले देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो 5 में भी नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सब में बराबर है। क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है यहाँ पे, विड्रॉइंग ग्रुप है? तो यहाँ पर CH3 की वजह से थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्टेबलाइज होगा। NO2 की वजह से ये थोड़ा सा डिस्टेबलाइज होगा, तो 8th वाला पहले आ जाएगा नहीं? 8th वाले को इधर रख देते हैं, और फिर अ, यही है ना? 8, 5 और 6, यही ऑर्डर आएगा। यहां तक तो समझ में आ रहा है सर? फॉलो करते रहना अब। अच्छा, 9 और 10 में नंबर ऑफ नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से नहीं बता पा रहे, तो अब क्या करोगे? अगला रूल देखेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो 9th वाले में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 5। और 10th वाले में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2। गिनने आ रहा है? अरे गिनने आ रहा है कि नहीं? बोलते ही नहीं सर। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, 9th वाला कि 10th वाला? 9th वाला ज़्यादा स्टेबल है, तो लिखा ही हुआ है। ठीक है, अब देखो 11, 12, 13, 14, 15 में रेजोनेंस वोजेनेंस नहीं है, तो अब सीधा क्या काउंट करोगे? अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 1। यहाँ कितने हैं? 7। यहाँ 3, और यहाँ पर 4। तो इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? 12th वाला नहीं? कहाँ गया यार? इतने में तो मिटा के लिख दिया होता। 12th वाले की स्टेबिलिटी क्या होगी सबसे ज़्यादा? और सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा? 11 वाला नहीं? क्या किया मैंने? 11 वाला सबसे कम स्टेबल होगा। ठीक, ये एक डंडी भी इसकी रह जा रही। इसके बाद कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? 14, 15 में नहीं बता पा रहे नहीं? 14 और 15 में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? 14। 14, उसके बाद 15, और फिर 13, यही आएगा। मेहनत कम करने के चक्कर में ज़्यादा मेहनत कर डालता हूँ मैं। ये ऑर्डर आएगा। ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग ये पूरा ऑर्डर सही से लिख पाए थे? नहीं आएगा एग्जाम में ये, पर एक पोर्शन इसका जरूर आएगा। इस बात, ये बात मैं जानता हूँ। ठीक है, ये समझ में आया ना सबको? ठीक, अपने से ये ऑर्डर लिखना। ठीक है, और छोटा छोटा क्वेश्चन करा के प्रैक्टिस करा चुके हैं, अलग अलग जब पढ़ाए थे तो।
हाँ ये करा भी चुका हूँ 11 12। अलग अलग सब करवाया है। इंडक्ट जब हाइपर कंजुगेशन पढ़ा रहे थे तो 11 12 13 14 15 करवाया हुआ। जब रेजोनेंस पढ़ रहे थे तो 5 to 8 करवाया हुआ। ठीक है। एरोमेटिसिटी में ये तुम्हें पता है। और ये थोड़ा एक डेकोरेशन के लिए डाला है। क्या? ताकि तुम वापस से छाप सको। ऐसा करो, 5 मिनट का टाइम है। फिर से स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखो। अगर समझ में आया होगा तो लिख लिया होगा, और लिख लिया होगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, और याद तो नहीं होगा तुम्हें, ये मुझे पता है, इसीलिए तो मिटाया। तो अपने मन से एक ऑर्डर फिर से लिख, वही ऑर्डर लिखने की कोशिश करेंगे। मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। सेकंड की स्टेबिलिटी सबसे कम हो। 5 मिनट का समय, जल्दी करो। क्या हुआ बे? अरे क्या हुआ? तो हंस क्यों नहीं फिर, तो जब पता नहीं तुझे तो? ये ऐसा कौन सा डिस्कशन करते हो तुम लोग कि लिख लिया ऑर्डर? तो तुझे क्या लगता है कि फोर्थ वाले में और फिफ्थ वाले में कौन ज्यादा स्टेबल है? फोर्थ और सेवेंथ में कौन ज्यादा स्टेबल है? कौन है? क्यों? नहीं, सेवेंथ में भी तो एरोमेटिसिटी है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। हाँ तो बोलना कि लेस एरोमेटिक है। ठीक है। लेस एरोमेटिक सिलेबस में नहीं है, वो टर्म जो सेपी एरोमेटिक मैंने बोला था, वो टर्म ही नहीं है सिलेबस में, तो मैं क्यों बोलूँगा? क्योंकि तूने क्रॉस क्वेश्चन पूछा ना, इसलिए। तो अब बता कहाँ हंस रहे थे? बड़े बदतमीज हैं सब। क्या वो हंस क्यों रहे? मेरा पैंट फटा हुआ है क्या? नहीं ना? तीनों को भगा देंगे बाहर। ठीक है। अच्छा, बाहर से गाय की आवाज पे तुम लोग गाय के ऊपर हंस रहे हो? बहुत मारेंगे। खुश रहना बहुत अच्छी बात, फालतू खुश रहने पे ना थोड़ा।
यहाँ लाल बाग में एक बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है, नूर मंजिल। वाह, मैं कई बार गया हूँ बहुत सारे लोगों को लेके। वहाँ पर क्या होता है, अगर किसी पागल को पहुँचा दो तो कंबल देते हैं गिफ्ट में, है ना। हाँ, मजाक में नहीं, तो मेरे पास बहुत सारे कंबल हो गए ऐसे। न- मैंने पहुँचाया है बहुत सारे लोगों को। वो पागल को कंबल नहीं देते, वो पागल को पहुँचाने वाले को कंबल देते हैं। सुना कर ध्यान से, तुझे ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पहुँचने की। मैंने कहा कि जो सुनते नहीं है सर। लिख लिया ऑर्डर? कितने लोग कुछ ना कुछ ऑर्डर लिख लिए फिर से, जो जो मेरे बताने के बाद? ठीक है। जो नहीं लिख पाए, कोई सेंस नहीं बनता है। अरे, आ क्यों नहीं रहा? ये फिर से लिखना पड़ेगा क्या? ये तो हैंग हो गया नहीं? इतने पे तो आ जाना चाहिए था। ओके, एक मिनट। वो उधर ही जा रहा है। यहाँ का ये गायब कैसे हो गया? अरे यार, ये पूरा ही लिखना पड़ेगा फिर से मुझे। वक्त। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, जल्दी से बता। थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेवन। रट लियो क्या बे? एट, फाइव, सिक्स, नाइन, टेन, 12। इसको भी रट लिए हैं सब, बताओ। ये कितने लोग अपने मन से पूरा सही सही लिख पाए थे? ठीक है, सही है, सही है। अपने मन से लिख पाए तो अच्छी बात है। कोशिश करना एक बार ये ऑर्डर ढक के एक बार फिर से लिखने का। ठीक है, ये समझ में आया सबको? लिखो। मैंने अगर तुम ध्यान से सुन रहे होते मेरी क्लास में, तो मैंने बताया था कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के टोटल 5 रूल हैं। पर मैंने लिखवाया कितना पे? 4। रेजोनेंस में अगर 3 लिखवाया है तो टोटल 6 हो गया ना। खैर। लिखो, 5 स्टार रूल। अरे, 5 स्टार नहीं, 5 के ऊपर स्टार रूल। अब यहाँ पे स्टार रूल इसलिए बनाए हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है क्या बे? बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 5th रूल थोड़ा सा ना अजीब टाइप का रूल है। 5th रूल ऐसा रूल है जो कि इसको ये किसी प्रायोरिटी ऑर्डर में नहीं है ना। 5th रूल कभी कभी फर्स्ट रूल पे भी डोमिनेट कर जाता है, कभी थर्ड रूल से भी पीछे हो जाता है, कभी सेकंड रूल पे डोमिनेट करता है, और सेम रूल सेकंड रूल से पीछे हो जाता है। पता नहीं क्या है। तो ये किसी एक 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 प्रेफरेंशियल ऑर्डर में नहीं है, ये अलग ही रूल चलता है, इसलिए इसको अलग से लिखवा रहा है। और 5th में एक रूल नहीं है, 5th में 4 रूल है, जिनके बारे में तुम्हें जानना है। ठीक है, लिखो 5th का ए रूल। पॉजिटिव चार्ज ऑन more electronegative carbocation, sorry, positive charge on more electronegative carbon is less stable, is less stable, less stable। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज देंगे तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, अच्छा, पॉजिटिव चार्ज किस पे ज़्यादा अच्छा लगता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? लेस इलेक्ट्रो, इधर मोर कौन बोल रहा था? तू मोर। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज अच्छा लगता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज, पता है ना? वही लिखा है। पर मेरा सवाल ये है कि
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से क्या मतलब है? कार्बन तो सारे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन क्या होता है? कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे चेंज हो सकता है? हाइब्रिडाइजेशन से। और इस रूल का सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल ये ये ठीक है, छाप लो इसको। ये जो रूल है इसका सिर्फ एक ही एग्जांपल है, इसको याद रखो। बी रूल लिखो। कार्ब पॉजिटिव चार्ज ऑन ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन is highly unstable, is highly unstable, is highly unstable। ब्रिज हेड कार्बन क्या होता है बताते? जैसे एक कंपाउंड है, यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो चार कार्बोकेटायन बना रखे हैं, किसी में रेजोनेंस नहीं है, तो सीधा अल्फा हाइड्रोजन गिनेंगे। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? तीन। इसमें, इसमें छः, और इसमें भी छः, है ना? तो सबसे कम स्टेबल इसमें कौन सा होगा? फोर्थ वाला, ठीक है। उसके बाद सेकंड, फिर फर्स्ट, और सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? थर्ड वाला। ये ऑर्डर आता है। यहाँ पर ये देखो ना, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कौन से कार्बन पे है? ब्रिज हेड पे। ब्रिज हेड समझते हो ना, जहाँ तीन कार्बन जुड़े हो और वो वापस में जुड़ा हो। तो क्योंकि कार्बोकेटायन है, तो कार्बोकेटायन को कितना डिग्री एंगल चाहिए होगा? 120 डिग्री। और 120 डिग्री एंगल रखोगे ना तो ये पूरा फ्लैट हो जाएगा। और जब फ्लैट होगा तो बाकी सब रिंग में क्या आ जाता है? थोड़ा सा एंगुलर स्ट्रेन आ जाता है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है? हाईली अनस्टेबल हो जाता है। ये फोटो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हाँ हाँ, नहीं पढ़ना, पर ये कार्बोकेटायन के बारे में जानना। बाईसाइक्लो कंपाउंड्स में क्या नहीं पढ़ना? मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं पढ़ना, उसका नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़ना है, और उसका केमिकल प्रॉपर्टी नहीं पढ़ना। पर ये पढ़ना है कि ये कार्बोकेटायन हाईली अनस्टेबल होता है। हाँ, दो रिंग है, दिख रहा है? ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। अच्छा, मैंने फर्स्ट रूल में लिखवाया है एरोमेटिसिटी में कि जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो भी हाईली अनस्टेबल होते हैं, और ब्रिजहेड कार्बोकेटायन भी हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो कोई भी इंसान ये क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेगा कि एंटी एरोमेटिक और ब्रिजहेड कार्बोकेटायन में से कौन ज़्यादा अनस्टेबल होता है या ज़्यादा स्टेबल होता है। ये कभी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। तुम्हें बस ये जानना है कि ब्रिजहेड भी हाईली अनस्टेबल होता है और एंटी एरोमेटिक भी हाईली अनस्टेबल होता है। और इतने अनस्टेबल होते हैं कि ये बनते ही नहीं है, कभी नहीं बनते। तो जब बनेंगे नहीं तो स्टेबिलिटी कहाँ से चेक कर लेंगे? ठीक है। ये दो कार्बोकेटायन बना रखा है, इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल लग रहा है तुम्हें? पहला वाला में देखो, तीन कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? दो, है ना? और दूसरे वाले में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं घूम रहे, ठीक है। इसमें बस रेजोनेंस से क्या कर रहा है? स्टेबलाइज कर रहा है, प्रसार देके।
और प्लस आर दे के जब स्टेबिलिटी आती है तो वो एरोमेटिसिटी से आगे जाता है कि पीछे जाता है? पीछे जाता है। स्टिल ये वाला ज़्यादा स्टेबल। ठीक है। जब भी कोई कंपाउंड ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करता है, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट करता है बाय रेजोनेंस, उसकी स्टेबिलिटी एरोमेटिसिटी से भी क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। छापो। हाँ, हाँ, एक और देखते हैं, ये एक और देखते हैं। इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? 6 है ना बे? तो इसको कहाँ रखोगे? एरोमेटिक से पहले, एरोमेटिक बाद, की दोनों के बीच में? इसके बाद? तो ये वाला जो कंपाउंड होता है, लिखो 5 स्टार रूल। इंग्लिश मुझे नहीं पता, लिखो। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप in which octet of each atom is completed in any resonating structure, in any resonating structure, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेट करके सभी एटम का ऑक्टेट पूरा हो गया, will increase the stability of carbocation, will increase the stability of carbocation, ब्रैकेट में लिखो more than aromatic carbocation, more than aromatic carbocation, except benzylic carbocation, except benzylic carbocation. एक्सेप्ट बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। ये जो पढ़ा रहे हैं ना, वो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहे, ये ट्रिक्स बता रहे हैं, और ट्रिक्स में एक्सेप्शन आते हैं। ठीक है। रूल्स है, रूल में रूल कोई घर पे बैठ के नहीं बनाता। रूल जो रहते हैं उसमें ऐसे ही कुछ कुछ ऐसे रूल रहते हैं जिसमें एक्सेप्शन आ जाते हैं। ठीक है। अब बताता हूँ मैं तुम्हें। ठीक। अगर किसी कहीं पर रेजोनेंस में प्लस आर से डोनेट होके ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है, तो उसकी स्टेबिलिटी को तुम क्या करोगे? एरोमेटिक वाले से भी क्या करोगे? ज़्यादा करोगे, एरोमेटिक से भी ज़्यादा। ठीक। समझ में आ रही है बात? पर अगर बेंजाइलिक टाइप का है, जैसे इसमें देखोगे ना, इसमें भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सभी एटम का ऑक्टेट पूरा था, है ना? बेंजाइलिक वाले को छोड़ के, क्योंकि बेंजाइलिक वाले में क्या हो रहा है, अगर ये रेजोनेंस नहीं होता तो ये पहले से एरोमेटिक था, रेजोनेंस होके इसकी एरोमेटिसिटी जा रही है, तो ये रेजोनेंस के ही अगेंस्ट है मॉलिक्यूल। तो ऑब्वियस बात है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और प्लस आर इफेक्ट के भी अगेंस्ट होगा, तो वो उतनी स्टेबिलिटी को नहीं बढ़ा पाता। तो ये लॉजिक नहीं जानना कि ऐसा क्यों होता है, अगर इस रूल को याद रखते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और ये सब ऑक्टेट वक्टेट सब यहाँ पे मैंने कहा ना, 5 स्टार रूल। तो ऊपर वाले रूल के ऊपर कभी कभी ये डोमिनेट हो जाते हैं, कभी पीछे रह जाते हैं, कुछ कह नहीं सकते। ठीक। समझ में आ रही है बात? छाप लेना। लिखो अगला, चौथा रूल, डी रूल। ये कार्बोकेटायन है, देखो ध्यान से। इस कार्बोकेटायन ये कार्बोकेटायन एरोमेटिक है कि नहीं है? अरे एरोमेटिक है कि नहीं है? नहीं, रेजोनेंस हो रहा है। हाँ। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं इसके पास? एक है। एक अल्फा हाइड्रोजन है, दिख रहा है ना? एक अल्फा हाइड्रोजन। इंडक्टिव लग रहा है बहुत स्ट्रांग इसमें? नहीं। प्लस आई लग रहा है कि नहीं लग रहा है पे? 3 कार्बन है, कितना ही प्लस आई लग रहा है। ठीक है।
अगर स्टेबिलिटी के फुल मार्क्स 100 हों, है ना, तो इस कार्बोकेटाइन को कितने मार्क्स देना चाहिए? पासिंग मार्क्स देंगे तो चलेगा, 10 नंबर, इससे ज़्यादा देना तो कोई सेंस नहीं बनता। अगर एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम लोग 90 नंबर दे रहे हैं आउट ऑफ 100, तो इस कार्बोकेटाइन को कितना देंगे भाई आउट ऑफ 100? 5, 7, 8, 10, इतना ही देंगे। पर इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी एरोमेटिक कार्बोकेटाइन से भी ज़्यादा होती है। लिखो, इवन इससे भी ज़्यादा। इससे भी ज़्यादा। लिखो, मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन, इसको मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन बोलते हैं। ध्यान से देख लेना है कार्बोकेटाइन, बढ़िया दिमाग में भर लेना। मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन, या इसको साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन भी बोलते हैं, इज एक्सेप्शनली हाईली स्टेबल। एक्सेप्शनली हाईली स्टेबल। ये कंपाउंड, ये कार्बोकेटाइन जो तुम्हें दिख रहा है सामने फोटो में, कोई खास बात नहीं इसमें, कोई खास बात नहीं, कुछ नहीं है इसमें, कुछ है ही नहीं, एक अल्फा हाइड्रोजन, एक अल्फा हाइड्रोजन बस। पर इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, मतलब कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं है कि क्यों इसकी स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है ना। कुछ लोग इसकी स्टेबिलिटी को एक डिफरेंट काइंड ऑफ रेजोनेंस से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि देखो यहाँ पर ऐसा रेजोनेंस होता है, तो ये क्या होता है, इसका ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ जाता है, तो ये बनता, देख रहा। अब इस रेजोनेंस में, क्योंकि ये रिंग है, वो टूटता रहता है और बनता रहता है, टूटता रहता है, बनता रहता है, इस टाइप के रेजोनेंस को हम लोग डांसिंग रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, एकदम बकवास कॉन्सेप्ट। डांसिंग रेजोनेंस, एक तो रेजोनेंस नहीं है इसमें, सिग्मा बॉन्ड तोड़ रहा है। सिग्मा बॉन्ड तोड़ के उसको रेजोनेंस बोलना सही है कि गलत है बे? पाप है। सही गलत कहाँ? सिग्मा बॉन्ड तोड़ के रेजोनेंस कहाँ से बोल लो? सिग्मा बॉन्ड तोड़ के हाइपर कंजुगेशन होता है, और वो भी कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ता है, या कार्बन कार्बन का बॉन्ड तोड़े और कह रहे हैं कि रिंग बन रहा है, रिंग टूट रहा है, रिंग बन रहा है, रिंग टूट रहा है, तो इसको डांसिंग रेजोनेंस बोलेंगे। अब चलो मान लिए डांसिंग रेजोनेंस, तो मॉलिक्यूल डांस कर रहा है तो उससे स्टेबिलिटी कैसे बढ़ गई? वो भी एरोमेटिक से भी ज़्यादा। कोई सेंस नहीं है इसका, इस लॉजिक का कोई मतलब, ये जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ही बकवास एक्सप्लेनेशन है। कुछ लोग बेंट ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से भी एक्सप्लेन करते हैं, आउट ऑफ सिलेबस है, चिंता मत करना। 3-4 एक्सप्लेनेशन हैं इसकी स्टेबिलिटी को बताने के लिए, कोई भी ढंग से एक्सप्लेन नहीं करता है, इसलिए इसको एज अ एक्सेप्शन याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई कॉन्सेप्ट बना ही नहीं। मैं तुम्हें बताऊँ, आगे बीएससी एमएससी में भी कोई नहीं पढ़ाएगा कि ये क्यों इतना स्टेबल, कोई रीज़न ही नहीं। अभी तक रिसर्च चल रही है। हाँ, मैंने कोशिश की और मुझे 3 रीज़न मिले, तीनों रीज़न बकवास है, इलॉजिकल। इसलिए मैं इसको एज ए एक्सेप्शन ही लिखवाता हूँ। तो ये कंपाउंड को पहचान लो, इसको मैं बोलता हूँ वीआईपी कार्बोकेटाइन। वीआईपी कार्बोकेटाइन मतलब देखा ना, जैसे नॉर्मल पब्लिक के ऊपर रूल लगता है कि रेड लाइट है तो अपना रुके रहो, ऑरेंज लाइट है तो स्टार्ट करो, ग्रीन लाइट है तो जाओ, है ना, स्पीड ओवर स्पीडिंग का चालान करता है ना। इसके लिए नहीं लगता, इसके ऊपर कोई रूल नहीं। हाँ, इसके चाचा विधायक, ये खुद विधायक, ये आएगा सबसे ज़्यादा स्टेबल इसी को करोगे, उसके बाद बाकी सबका देखा जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो बाकी कार्बोकेटाइन पे रूल लगाएंगे, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी, इसके ऊपर कोई रूल नहीं लगेगा। इसकी स्टेबिलिटी को क्या करोगे? सबसे आगे, सबसे आगे। तकलीफ में हो? तकलीफ तो होगी। एक छोटा सा क्वेश्चन। हाँ हाँ, क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहे हैं ना, क्वेश्चन तो बस वही दिया। समय है ना अपने पास?
राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकेटायन। इन सब के स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। लिखो। कर लिया होगा। देखो मैं तुम्हें बताऊं, सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होगा वो कौन सा होगा भाई? थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, और वो वाहियात सा कोई कार्बोकेटायन पता नहीं क्या है। ठीक है। ये जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप किसी भी पॉजिटिव चार्ज के बगल में लगेगा तो उसकी स्टेबिलिटी को क्या करता है? बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, इतना कि मतलब वो सब भी छोटे नजर आते हैं उसके सामने। ठीक है। तो अगर ऐसा ही एक ग्रुप दो लगा दे किसी पॉजिटिव चार्ज के बगल में, तो वो इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा? डबल बढ़ा दे। समझ रहे हो? तीन लगा देंगे तो वो उसकी स्टेबिलिटी क्या करेगा? और ज़्यादा बढ़ा दे। चार लगा देंगे तो बे तो कार्बोकेटायन ही नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो वो स्टेबिलिटी नहीं बढ़ेगा। तीन ही मैक्सिमम लगा सकते। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल इसमें कौन सा होगा? थर्ड वाला। ठीक है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि थर्ड वाला जो कार्बोकेटायन, ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन है इन ऑल ओवरऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। इससे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं बनाया जा सकता। ठीक है। अ, और ये कार्बोकेटायन इतना ज़्यादा स्टेबल होता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड तक नहीं बनाता, आयनिक फॉर्म में रहता। ठीक है। इतना ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है। पर ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं। ठीक है। कुछ लोग इसको मानते होंगे, बट इससे भी ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनाया जा सकता है। कैसे? मैं बना के दिखा दिखा देता हूँ, रुक जाओ, ये देखो। ये तो मोस्ट स्टेबल नहीं है ना।
ये कार्बोकेटायन देखो, और ये कार्बोकेटायन जो बनाया था मैंने, इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? पहला वाला। मैं बता देता हूँ कैसे, बताता हूँ। तुम बताओ, ये कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है या फिर ये कार्बोकेटायन? पहला वाला कि दूसरा वाला? श्योर? कहाँ है बे? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? इसके मुकाबले उसका कोई मुकाबला है? नहीं। ऐसा करो, अब कौन ज़्यादा स्टेबल है? बोलो। श्योर श्योर श्योर। ठीक ठीक ठीक। अब कौन ज़्यादा स्टेबल है? पहला वाला, क्योंकि ये रेजोनेंस यहाँ पॉजिटिव चार्ज तो आएगा ही। देख रहा? डायरेक्टली नहीं है, पर जब घूमेगा, क्योंकि ये तो घूमेगा ना, और घूमने से एरोमेटिक बनेगा, और घूमने से जो एरोमेटिक बनेगा उसके हर पॉजिटिव चार्ज को यही वाला स्टेबलाइज कर। देख रहा? कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? ये बहुत ज़्यादा, उतना ही ज़्यादा जितना कि एक ये वाला और ये वाले में जो डिफरेंस है स्टेबिलिटी का, वही डिफरेंस इन दोनों में भी होगा। तो ये कार्बोकेटायन और भी ज़्यादा स्टेबल। तो ये वाला कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन होगा, नहीं? नहीं, इससे भी ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायंस हैं, और भी बनाया जा सकता है। ठीक है, ये मोस्ट स्टेबल नहीं है, इससे भी ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन हैं, चिंता मत। एक छोटा सा क्वेश्चन करते। नहीं, नहीं करते। हाँ हाँ। कौन सा? हाँ हाँ। नहीं नहीं, तो वो तो कंपाउंड बनेगा, न्यूट्रल कंपाउंड होगा। स्टेबिलिटी तो वैसी ही रहेगी जैसे रहेगी, नॉर्मल रहेगी। क्या? अच्छा, वो उसको CH3 माइनस के फॉर्म में निकाल दे? नहीं, उसमें निकाल तो नहीं निकाल पाएगा। अगला। ये समझ में आया ना? कितना समय बचा है मेरे पास? 15 मिनट। आज ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं? पढ़ाई जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे समय स्लो हो गया है। मैं टाइम से आ गया था। अच्छा, 1.25 घंटे के हिसाब से मेरी आदत बन गई है क्या? हाँ, आज एक्चुअली मॉर्निंग में कोई क्लास थी नहीं, आज कोई डाउट पूछने भी नहीं आया, और आज कोई ऑफिशियल काम भी नहीं है, तो टेक्निकली मैं फ्री था, तो मैं आ जाता हूँ। और भी काम रहते हैं ना, तो इसकी वजह से। तुम लोग क्या लगता है मुझे शौक है क्लास में लेट आने का? हाँ हाँ भी बोलेंगे नहीं, ऐसा सब। हाँ, अरे तो काम काम से जाते हैं और क्या। कौन से सर? वो सिद्धार्थ सर रहे होंगे। जयगोपाल सर के साथ अभी तो आज गया ही नहीं मैं जयगोपाल के साथ। जयगोपाल, जयगोपाल होगा, हाँ जयगोपाल ही होगा। तो आज तो मैं जयगोपाल से बस ऑफिस में मिलूंगा। देखो, हम लोग कुछ ऐसे केमिस्ट्री के ऊपर जो कुछ ऐसे मीटिंग्स होती हैं उसका डिस्कशन करने जाते हैं, सिलेबस, सिलेबस ट्रैक। हाँ हाँ, उसका डिस्कशन करते हैं, उसमें इसमें कोई बुरी बात नहीं। कहाँ पर? नहीं नहीं, वो थोड़ा सा स्पेस रहता है, जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ होती है, जैसे कुछ ऐसी प्लानिंग करनी होती है जिसमें बाकी के सब्जेक्ट का इन्वॉल्वमेंट ना हो, है ना। हम चाहते हैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट आगे रहे,
तो बाकी के लोग अगर हमारा आइडिया पता चल जाएगा तो वो अपने सब्जेक्ट में इम्प्लीमेंट कर देंगे, जिसकी वजह से केमिस्ट्री डिपार्टमेंट पीछे, तो हमारा नुकसान हो जाएगा ना। इसलिए हम थोड़ा अलग जाकर डिस्कशन करते हैं। ठीक है। और कुछ लिखो। क्या? नहीं, व्रत नहीं तोड़ता हूँ, क्या हुआ? नहीं तोड़ता, जैसे अभी तबीयत खराब थी। थर्सडे को मैं, हाँ थर्सडे को मैं फास्ट रहता हूँ मोस्टली। पर क्योंकि अभी, हाँ क्योंकि अभी मेरी एक आरसीटी वजह से बहुत सारे हैवी मेडिसिन खाना पड़ रहा, तो उसके लिए मुझे फास्ट नहीं रख सकता था, तो उसके मतलब कंपनसेट करने के लिए संडे को रख रहा हूँ, आज रख रहा हूँ। ठीक है। ऐसे तुझे कैसे पता व्रत तोड़ रहा हूँ मैं? तू कन्वर्सेशन सुन रही थी? क्या बोल रहा था मैं? क्या बोला था मैं? नहीं रहने दे मुझे, क्योंकि याद नहीं, पता नहीं मैं क्या बोला, रहने दे मत बोल। विकास सर मेरे, वो मेरे अलग बात है, वो एक्चुअली में क्या है। विकास सर पढ़ाते क्या, बॉटनी पढ़ाते हैं ना? हाँ हाँ। अरे यार विकास सर को, हाँ विकास सर तो तुम लोग को पढ़ाए हुए होंगे, हाँ हाँ, मैं सब्जेक्ट नहीं जानता, मैं विकास सर को जानता हूँ, ठीक है, वो किस सब्जेक्ट में पढ़ाते हैं वो उनसे मेरा क्या लेन देन है। ठीक है। हाँ तो भूल जाता हूँ मैं, कभी कभी दिमाग से निकल जाता है, मैं शॉर्ट टर्म मेमोरी का प्रॉब्लम। मैं तो ये भी भूल गया कि विकास सर से मैंने कुछ बात की थी, और मुझे सुनना नहीं। मैंने जो भी किया होगा वो ऑफ पब्लिक रहने दो, है ना। जरूरत नहीं है, लिखो कार्बेनाइन। ये सारे रूल्स को फॉलो करते हुए कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी लिखते हैं। अगला रूल लिखेंगे, अगला लिखेंगे कार्बेनाइन। आज पढ़ाने का उतना मन नहीं कर रहा है, इसलिए छोड़ दो, आज रहने दो। कार्बेनाइन पढ़ाएंगे आगे। क्या? खान? कहाँ पर, श्री राम टावर? श्री राम टावर तो इधर है ना? इधर कहाँ, इधर तो दारू दुकान है। इधर है इस। अबे यार ये पागल है क्या? इसको डायरेक्शन नहीं नहीं समझ में आता। अच्छा, गेट से निकलने के बाद राइट साइड जाते हैं, तो उधर उधर कुछ खाने का नहीं है, उधर वो बाटी चोखा देता है। कभी कभी पैसे कमी रहती है तो हम जाके वहाँ खाते हैं। हाँ तो वो 10 रुपए में एक दे देता है, तो हम खा लेते हैं, एक खा लेते हैं, है ना। अक्सर हाँ, ये दो मैम लोग हैं, कौन कौन है यार, दो हैं वो भी जो, तो वो अपना जाके उधर खाती हैं, ठीक है। जिस दिन टिफिन नहीं लाते हैं, मैं टिफिन नहीं लाता हूँ तो मेरे लिए रहता है खाना, लोग ले आए रहते हैं, उसी में से खा लेता हूँ। मैं श्री राम टावर ऐसा जाके नहीं खाता। तुम्हें क्या करना है? मतलब मैं इधर तो कभी जाता ही नहीं, कब गया मैं इधर तो देख लिया। मेरे पीछे पीछे दो टीचर हमेशा रहते। ठीक है, पता नहीं। अरे ठीक है, अब गया हूँगा, मैंने कहा ना मुझे याद नहीं, है ना। मुझे रेगुलर नहीं याद रहता, मैं क्लास का शेड्यूल याद नहीं रहता, मैं रोज देखता हूँ शेड्यूल में, फिर उसके बाद फिर देख के जाता हूँ क्लास के। ब्रेक में चाय लेके जाता हूँ, वो भी एग्जैक्टली याद नहीं मुझे, है ना। मुझसे ऐसा पूछोगे ना कि 3 दिन पहले मैंने क्या किया था, तो मुझे कुछ याद नहीं। 3 दिन पहले, अरे 3 दिन पहले क्या किया था यार मैंने, सच में। 3 दिन पहले कौन सा दिन था? थर्सडे, हाँ तो नहीं नहीं नहीं, हाँ उस दिन फास्ट नहीं था मैं।